तो कुल मिलाकर के आज हम लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और हम थीम 2 करेंगे फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें सिटीज़ की बात होगी। लेकिन उससे पहले हम थोड़े कल के डाउट्स देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है आगे वाले लेक्चर को समझने के लिए। तो हाँ, आपने पूछा कि सर उसमें ये कहा था कि जो भी ऑर्गेनिक रिमेन्स थोड़े बर्न हो गए हैं वो अल्टीमेटली बच गए हैं, प्रिजर्व्ड हैं, और उनसे हम स्टडी कर लेते हैं चीज़ों की। होता क्या है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एज इट इज़ बचा हुआ है, जैसे कोई फल है या पेड़ का पत्ता है या कोई भी चीज़ है, तो कोई ना कोई बायोटिक लाइफ फॉर्म आकर के उसे डिकम्पोज कर देगी, उसे कंज्यूम कर लेगी, और जो भी कंज्यूम करेगी उसे एक्सक्रीट कर देगी। अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट तो डिकम्पोज हो गया और वो ख़त्म हो गया। लेकिन जब एक बारी कोई चीज़ बर्न हो जाती है तो उसके अंदर का जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, जो कार्बन कंटेंट है, उसे कार्बन डेटिंग तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ के अंदर कार्बन कंटेंट है और उसके थ्रू हम कार्बन डेटिंग करते हैं और कार्बन डेटिंग से पता लगाते हैं हम ये कितना पुराना है। तो कुल मिलाकर के जलने की वजह से, किसी वजह से जो चीज़ें थोड़ी सी जल चुकी हैं, उसको कोई भी बायोटिक लाइफ फॉर्म या कोई अदर फॉर्म किसी तरह से डिकम्पोज नहीं कर सकती है। तो जब उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो वो एज इट इज़ फॉर्म में प्रिजर्व्ड रहेगा, तब से लेकर के अब तक। अल्टीमेटली आप इसका उदाहरण आपको मैं दे देता हूँ। आप नॉर्मली छल्ली रख लीजिए और छल्ली को भून के रख दीजिए। छल्ली जो नॉर्मल रखी होगी उस पर कीड़े भी आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। भुनी हुई छल्ली के पास कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि डिकम्पोजिशन कोई भी ऑर्गेनिज्म कहाँ से स्टार्ट करता है? आउटर लेयर से। और आउटर लेयर पे जब उसे खाने का मटेरियल ही नहीं मिला है तो वह इंटीरियर मटेरियल में कैसे जा सकता है बिना आउटर लेयर को कंज्यूम किए? तो अल्टीमेटली ये कैपेसिटी तो उसमें है ही नहीं। तो आउटर लेयर जो है वो बर्न हो चुकी है, उसने इनर लेयर को प्रिजर्व करके रखा है। और हमें क्या चाहिए लिविंग बीइंग का? सिर्फ और सिर्फ कार्बन कंटेंट। और कार्बन कंटेंट अगर हमें मिल रहा है, एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं हुआ है थ्रू द डिकम्पोजिशन प्रोसेस, तो हम उस कार्बन प्रोसेस के साथ कार्बन डेटिंग करते हैं, उससे उसकी एज का पता लगा लेते हैं और पता लगा लेते हैं कि ये इतना पुराना है और वहाँ के लोग उस समय इसका उपयोग करते थे। लेकिन अगर नॉर्मल प्लांट लीव्स पड़ी होंगी, उसे वो खा जाएंगे तो उसका कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे और वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। खत्म कहानी। इतना ही था। हाँ जी। सर एक बात डिस्कस करनी थी कि एथनोग्राफिक अकाउंट के बारे में उन्होंने लिखा है हाँ, कि उसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की है उन्होंने, बताइए। क्वेश्चन पूछा है। तो सर एडवांटेजेस तो यही होंगे कि हमें मतलब जितनी भी अर्ली सोसाइटीज उनके बारे में पता लगेगा कि ट्राइबल जो गैदर और हंटर्स जो थे। बट सर डिसएडवांटेजेस एथनोग्राफिक अकाउंट पहले समझाइए सभी को। एथनोग्राफिक अकाउंट सुनिए ध्यान से। बेसिकली क्या बाकियों ने पढ़ा था ये एथनो? हाँ ठीक है। जितनी भी एथनिक कम्युनिटीज जो पहले से वहाँ पे रह रही हैं उनकी उनके कल्चर के बारे में जानना, उनकी प्रॉपर सोसाइटी, उनकी प्रॉपर स्टडी करना कि ये कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे रहते हैं। और सर एक साइंटिफिक भी था कुछ, सोशली कल्चरली और रिलीजियसली कि किस किस चीज़ को फॉलो करते रहे हैं। अब तो अब अब 2 मिनट के लिए सोचे हम इसकी स्टडी करते क्यों हैं। सर इसीलिए कि हमें पता लगे कि जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे अर्ली सोसाइटीज जो थी वो कैसे अपने आप को मॉडिफाई कर कैसे एवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू गई हैं। तो इसलिए हमने इस स्टडी को फॉलो किया, एथनोग्राफिक अकाउंट को। तो सर उसमें जो बुक में लिखा था डिसएडवांटेजेस में कि हमें जो आज के समय में वो ट्रेड करना शुरू कर गए हैं, तो उस चीज़ को मैं पूछ रहा हूँ कि डिसएडवांटेजेस में लिख सकते हैं कि हमें प्रॉपर वे में ये पता नहीं लग पा रहा है इस चीज़ के बारे में। क्वेश्चन कहाँ है? दिखाइए, बुक दिखाइए। क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है? gatherers and hunters. What do you think are the advantages and disadvantages of using ethnographic accounts to reconstruct the lives of the earliest people? तो बेसिकली एथनोग्राफिक अकाउंट्स को वो ये कह रहे हैं कि आज की डेट में जो एथनिक ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम उनको ऑब्जर्व करते हैं और ये स्टडी करते हैं कि शायद पहले किस तरह की हरकतें हो रही थी। दैट इज़ एथनिकली जो लोग कनेक्टेड हैं, इट इज़ अ एथनोग्राफिक अकाउंट। तो कुल मिलाकर के जो हरमनजीत ने कहा कि कुछ राइटर्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली आज स्टडी करते हैं और ये अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें तब भी हो रही थी क्योंकि इसी पर्टिकुलर एरियाज़ में वो ट्राइब पाई जाती थी। बट अल्टीमेटली आज आप पाए जाते हैं। तो मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, क्या आज से 30 साल पहले मोबाइल था? क्या आज से 30 साल पहले के लोग आपकी जैसी सर्विसेज यूटिलाइज कर रहे थे? बट आप में और उनमें तो 100% सिमिलैरिटी है, देखने में, लुकने में। इवन आज से 30 साल पहले वाले लोग आपके साथ रह तो रहे हैं, आपके मम्मी पापा। तो क्या आपकी स्टडी करके आपके मम्मी पापा की स्टडी हो सकती है? हाँ, आपकी स्टडी करने से आपके मम्मी पापा के बारे में क्या पता लग सकता है? 3 बार 3 टाइम खाना खाते थे, दाल चावल खाते थे,
और सुबह काम पे जाते थे, नाश्ते जैसी कोई चीज़ थी, लंच जैसा कुछ था, रात को कुछ था, शादी विवाह इस तरह से किया करते थे। ये सारी बातों तक तो हम एक पॉइंट तक कंक्लूड कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली इंटरेक्शन का प्रोसेस तो टोटली चेंज है। आप सोसाइटी से कैसे इंटरेक्ट करते हैं और वो कैसे करते थे, टोटली चेंज है। आप कैसे बिहेव करते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, टोटली चेंज है। ऑक्यूपेशन में बहुत फ़र्क है, वो क्या काम करते थे, आप क्या काम करते हो, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो कुल मिलाकर के एथनोग्राफिक की एडवांटेजेस ये हैं कि हम सीधा सीधा इतिहास के आईने में झांक करके देख लेते हैं कि है क्या, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इंटरेक्शन का पैटर्न चेंज हो गया है तब से लेके अब तक, उनके उनसे लेकर के अब तक। तो चाहे वो जितने भी ट्राइबल हैं, लेकिन फिर भी उनके सराउंडिंग रीजन में इतने स्ट्रॉन्ग चेंजेस आ चुके हैं कि उस सराउंडिंग रीजन के साथ जो वो अब इंटरेक्शन कर रहे हैं वो एक बदली हुई फॉर्म में कर रहे हैं, उनके वजह से वो ट्रेड कर रहे हैं। पहले उनके सराउंडिंग रीजन में महुआ के फल खरीदने वाला कोई नहीं था, तेंदू लीव्स लेने वाला कोई नहीं था बेड़ियाँ बनाने के लिए, किसी को भी टिम्बर की नीड नहीं थी उस टाइम पर कि वो उसका व्यापार करेगा, फर्नीचर बनाएगा, कोठियाँ बनेंगी, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो कुल मिलाकर के वो एक ट्रेडर के तौर पर एस्टेब्लिश भी नहीं हुए। लेकिन आज की डेट में वो बहुत बड़े पैमाने पर एक आउटर वर्ल्ड को रॉ मटेरियल सप्लायर के तौर पर एस्टेब्लिश हो गए हैं। तो सराउंडिंग रीजन में क्योंकि एक्टिविटीज़ चेंज हुई हैं, इसकी वजह से नेचुरली उनका जो एक कैरेक्टर है इंटरेक्शन का, वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पर आप फिर एक गलत कंक्लूजन ड्रॉ कर जाएंगे, तो ये इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। ठीक है सर एक और सर यहाँ पे बिहेवियर एंड एनाटॉमी ये रहा। बिहेवियर यस Humans and mammals such as monkey and apes have certain similarities in behavior and anatomy। ठीक है, तो काफ़ी सारी behavior humans and mammals के बीच में, जैसे कि monkeys and apes have certain similarity in behavior and anatomy। This indicates that human possibly evolved from apes। इससे पता लगता है कि possibly, इन्होंने भी possibly लिखा है, यस इसलिए तो वो हमारा जो बंदा है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाला कह रहा था, list these resemblances in two columns under the headings of behavior and anatomy। Are there any differences that you think are noteworthy? तो behavior wise और anatomy wise आप लिख दीजिए। सर बिहेवियर वाइज किस सेंस में behavior wise वो भी हाथ से खाता है, आप भी हाथ से खाते हो ना। उस वे में हाँ, तो ये behavior है ना आपके, कि वो कैसे रहता है, आप कैसे रहते हो। आप दो पैरों पे चलते हो, वो जो चार पैरों पे और दो पैरों पे दोनों पे चल सकता है। आप पेड़ नहीं चढ़ सकते उसकी तरह से, वो पेड़ चढ़ सकता है। आपके टेल बोन है, उसके टेल है। तो कुल मिलाकर के ये सारे बिहेवियर आप लिख दीजिए, जितने भी आप जानते हैं। आपके में और बंदर में जो भी अंतर है वो सारे लिख दीजिए। बट सर आपको माचिस जलानी आती है, उसे नहीं आती है। राइट सर ठीक है, जो हाँ। टेल बोन का वो एनाटॉमी में नहीं डालेंगे किस में नहीं, लेकिन उससे वो काम क्या क्या लेता है, पूंछ से वो अपने क्या क्या काम लेता है। आप तो नहीं लेते हैं ना, क्योंकि आपकी लिम्स ही प्रॉपर मूव करती हैं हर डायरेक्शन में। तो आप वो लिख दीजिए। राइट सर ठीक है। और बताइए। सर ये बेस्ट डॉक्यूमेंटेड इन द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड गैदरिंग टूल मेकिंग द यूज ऑफ फायर विच ऑफ द हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक इज़ बेस्ट डॉक्यूमेंटेड इन द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड, कि सबसे बेस्ट वे में क्या डॉक्यूमेंट किया गया है। फूड गैदरिंग, टूल मेकिंग, द यूज़ ऑफ फायर। तो सबसे बेस्ट वे में टूल मेकिंग, राइट सर टूल मेकिंग इज़ द मोस्ट, क्योंकि हमने एजेस ही डिवाइड कर रखी हैं टूल के बेसिस पे, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक। तो हम ऑल इन ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टूल मेकिंग। टूल मेकिंग के बेसिस पे हम सबसे बेस्ट अकाउंट्स ड्रॉ करते हैं कि कैसे कैसे टूल्स रिफाइन होते चले गए थे। पहले बड़े टूल्स थे, फिर आगे चले गए। आपने मोटर पेस्टल कंसेप्ट पढ़ा, यस सर आपने पंच कंसेप्ट पढ़ा। तो ये सारा आप देख सकते हैं कि टूल पे ही सारी डिस्कशन हुई है। गैदरिंग और इसको लेकर के तो कन्फ्यूजन रहा है कि गैदरिंग आई कि फिर हंटिंग आई, हंटिंग आई कि फिर गैदरिंग आई, कुल मिला करके। और इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा, ये तो एक अजम्पशन है कि गैदरिंग करते होंगे, लेकिन टूल तो सामने पड़े आंखों के कि टूल तो हैं, प्रेजेंट हैं। तो उसके ऊपर से कितनी सारी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, वो तो बहुत फार बेटर ऑप्शन है। तो टूल्स आर इम्पोर्टेंट। Discuss the arguments advanced in favor of the regional continuity model of human regions, and do you think it provides a convincing explanation of the archaeological evidence? Give reasons for your answer। तो ये तो सिंपली आप बस वो रीजनल कॉन्टीन्यूटी मॉडल पढ़िए, और उसमें जो बोला गया है आर्ग्यूमेंट उनकी तरफ से दिए गए हैं, तो उसको काटने के लिए रिप्लेसमेंट थ्योरी की बात लिख दीजिए। अगर आप कहते हैं कि डू यू थिंक इट प्रोवाइड्स अ कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, तो आप लिख सकते हैं कि ये उतने कन्विंसिंग एविडेंसेस नहीं प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिप्लेसमेंट थ्योरी ये कंसेप्ट है जो इनके कंसेप्ट को काटता है। सिंपल। हाँ जी। और बताइए, ताकि लेक्चर शुरू करें, लंबा है लेक्चर, जल्दी बताइए।
ठीक है, डन। आगे चलूँ मैं फिर? Yes, sir. आज जैसे हरमीत लग रही है, कल पूरे होमोसेपियन का मुंह ऐसा नहीं था। एक बार ध्यान से छठा ही हरमीत आता, बाल और लुक, मैं मजाक नहीं कर रहा, दिखाऊं आपको होमोसेपियन? हरमीत ऐसे ही रहना आप। ओ चलिए, आज हम सिटी लाइफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। देखिए आपके सामने मैं शहरों के नाम लूंगा। शहर होंगे उरुक, शहर होगा उर, शहर होगा मारी। उरुक, उर और मारी, ये 3 शहर होंगे जिनका चर्चा हम करेंगे। इसमें मैं आपके सामने अलग अलग लोगों के नाम लूंगा, अलग अलग किंगडम्स के नाम लूंगा, जिसमें पहले नंबर पे आएंगे सुमेर, सुमेरियंस, जिसमें दूसरे नंबर पर आएंगे अकादियंस, जिसमें तीसरे नंबर पर आएंगे असीरियंस, सीरिया जानते हैं ना आप, जिसमें चौथे नंबर पर आएंगे बेबीलोनियंस, बेबीलोनियंस, और जिसमें 5वें नंबर पर आ जाएंगे सिकंदर, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर का मैंने इंसान का नाम लिख दिया है, और ये 4 प्रॉपर वहाँ की रूलिंग एलिट्स हैं, क्लासेस हैं। ठीक है जी, सुमेरियंस, अकादियंस, असीरियंस, बेबीलोनियंस, फिर अलेक्जेंडर। शहरों के नाम है उरुक, उर और मारी। इस चीज़ को समझिए। देखिए 2 नदियां हैं इस तरह से निकलती हैं। इस रिवर का नाम है, लेफ्ट साइड पे जो वेस्टर्न रीजन पे जो रिवर है इसका नाम है यूफ्रेट, और जो ईस्टर्न साइड पे रिवर है इसका नाम है टिग्रिस। टिग्रिस और यूफ्रेट। और इन 2 रीजन के 2 रिवर्स के बीच का मिडल एरिया जिसको कहते हैं मीसो, और दोनों रिवर्स को हम कहते हैं पोटामिया, मीसोपोटामिया। तो मीसोपोटामिया की बात आज होगी, मीसोपोटामिया। और इसीलिए इसी तरह से पंजाब को भी पुराने ग्रंथों में पेंटापोटामिया कहते थे, 5 रिवर के बीच का इलाका पेंटापोटामिया। तो दिस इज मीसोपोटामिया, द लैंड मिडल इन बिटवीन द 2 रिवर्स। मेसोपोटामिया का ये जो साउदर्न एरिया है जहाँ पर रिवर्स फ्लो कर रही हैं, ये रीजन पर्टिकुलरली इट इज़ अ काइंड ऑफ डेजर्ट एरिया, बट हाईली फर्टाइल एरिया, हाईली फर्टाइल एरिया। मेसोपोटामिया का ये जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, यहाँ पर एग्रीकल्चर तो है, इस तरह का ऊंचा नीचा एक मैदान है, इसको अनड्यूलेटिंग कहते हैं। अनड्यूलेटिंग, रेत के ऊपर एक अनड्यूलेटिंग इफेक्ट बनता है ना, रिपल्स, उन्हें उसे अनड्यूलेटिंग इफेक्ट कहा जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी ये पाया जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अनड्यूलेटिंग प्लेन्स हैं, धीरे धीरे एग्रीकल्चर रीजन ग्रासलैंड्स में मर्ज होता है, धीरे धीरे ऊपर देर आर सो मैनी माउंटेनियस एरियाज, यहाँ पर माउंटेन्स हैं। उसके बाद ये जो नॉर्दर्न एरियाज है, इस नॉर्दर्न एरियाज में स्टेपे है, स्टेपे ग्रासलैंड्स हैं। तो कुल मिलाकर के हमने वर्ल्ड लेवल पर सिटीज़ की बात करनी शुरू की। इन सिटीज़ की बात करते हुए हमने ग्लोब पर एक रीजन को डिस्कस करना स्टार्ट किया। ये रीजन जो आज की डेट में रिपब्लिक ऑफ इराक कहा जाता है, जिसे हम इराक बोलते हैं, वो टिग्रिस और यूफ्रेट के बीच का इलाका था, जिसे मेसोपोटामिया कहा जाता है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड की सबसे पहली सिटीज़ बनी हैं इस पर्टिकुलर रीजन में। अब इस पर्टिकुलर रीजन की ज्योग्राफी को अगर अंडरस्टैंड करें तो मेसोपोटामिया 2 नदियों के बीच का इलाका था। इसके नॉर्थ ईस्ट में अनड्यूलेटिंग प्लेन एरियाज थे जहाँ पे एग्रीकल्चर होता था, धीरे धीरे वो मर्ज होता था माउंटेनियस एरिया में जा कर के। इसके नॉर्थ में स्टेपे ग्रासलैंड थे, इसके साउथ में डेजर्ट एरिया था, लेकिन हर साल नदियों के द्वारा पानी बहा करके लाया जाता था। उस पानी के साथ जो सिल्ट और क्ले आती थी वो यहाँ पर एक लेयर डिपॉजिट करती थी, जिसकी वजह से ये रीजन बहुत ही फर्टाइल एग्रीकल्चर रीजन हो जाता था। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर किया जाता था। दिस इज़ द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया। तो यहाँ पर शहरों का विकास होता है, उरुक, उर और मारी, इस तरह के शहर आप यहाँ पर देख पाते हैं। कुल मिलाकर के ये सारी सिचुएशन क्लियर हुई आपको? Yes, sir. इतनी बात का पता चला? Yes.
चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसकी जानकारी कब से होनी शुरू हुई है। देखिए 1850s और 1860s के बाद बहुत ही बम्पर लेवल पर यूरोपियंस के द्वारा एक्सकवेशन स्टार्ट की गई मेसोपोटामिया रीजन की। ऐसा क्यों हुआ? यूरोपियंस जो कि फॉलो करते हैं कैथोलिक क्रिश्चियन रिलीजन को, उनकी एक बुक है बाइबल, और बाइबल की जो ओल्ड टेस्टामेंट है जिसे हम द जीनस कहते हैं, उस ओल्ड टेस्टामेंट में बार बार एक जगह का नाम लिया गया है जिसे हम कहते हैं शिमर। शिमर नाम की चर्चा आती है बार बार। शिमर को वो कहते हैं इट इज़ अ सिटी ऑफ बेग्ड ब्रिक्स वॉल। ठीक है, ये पकी हुई ईंटों से बने हुए शहर है। बार बार शिमर का चर्चा आता है। और ये शिमर क्या है? सुमेर। शिमर क्या है? सुमेर। और ये सुमेर क्या है? यहाँ की एक एलिट क्लास, या सुमेर यहाँ की किंगडम, या सुमेर यहाँ के लोग, सुमेरियंस। इन्हें हम सुमेरियंस कहते हैं, द सुमेरियंस। समझ आया? अब जब इस तरह का जिक्र बार बार बाइबल में आता है तो वहाँ के जो यूरोपियंस हैं उनके बीच में नेचुरली एक एंथुसिज्म जगता है, एक क्यूरोसिटी आती है कि हमें जा करके इस रीजन को एक्सकावेट करना है और अपने एंसेस्ट्रल लिंक्स को फाइंड आउट करना है बहुत बड़े पैमाने पर। तो वो बार बार प्रयास करते हैं यहाँ पर आने का। और ऐसी एक बात कही गई, एग्जांपल दिया गया है कि यूरोप का एक न्यूज़पेपर है जो ब्रिटिश म्यूज़ियम को बहुत बड़े पैमाने पर फंड एलोकेट करता है। जो ब्रिटिश म्यूज़ियम इस कहानी का पता लगाने आता है कि कहीं ना कहीं ओल्ड टेस्टामेंट में मेंशन वो जो टैबलेट है, वो टैबलेट मुझे यहाँ से मिल जाएगा जिस टैबलेट पे कहानी लिखी गई है कि बाढ़ आएगी और उस बाढ़ से एक आदमी पूरी प्रकृति को बचाएगा। ठीक है, आप में से कभी किसी ने या कभी लाइफ में नोआ आर्क की कहानी सुनी होगी? नोआ आर्क की कहानी आपने सुनी होगी, नोआ आर्क। ठीक है, फेमस कहानी है और पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये कहानी होती है। देखिए हर सिविलाइजेशन में और हर कल्चर में कहीं ना कहीं ये कहानी बनाई जाती है कि बाढ़ आएगी और बाढ़ से एक सेवियर आपको सेव करेगा। जैसे कभी मनु ने पूरी प्रकृति को बचाया था जब बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, और उस समय विष्णु मछली का अवतार लेके पैदा हुए थे। और मनु की फोटो दिखाई जाती है कि एक मछली रूपी, विष्णु की फोटो, मछली रूपी नाव है, उसमें मनु सवार है, पीछे कुछ लोग हैं और उसको लेकर के बाढ़ से बचा करके मनु लेके जा रहा है। ऐसी कहानी बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में भी है जिसमें कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड को ख़त्म करेगी एक फ्लूड। उस फ्लूड से बचाने के लिए गॉड ने एक पर्सन को चुना, उसका नाम है नोआ। नोआ एक लकड़ी की पानी का जहाज बनाता है, उसे कहते हैं आर्क। और उसमें वो वर्ल्ड में जितनी भी बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म्स है, जितनी भी स्पीसीज है, उनके एक एक पेयर को अपने साथ ले लेता है और उसे लेकर के ये चला जाता है तुर्की में। एक माउंटेन है, उस माउंटेन के ऊपर, और फिर बाढ़ आती है लेकिन ये बच जाते हैं। फिर वापस आकर के दोबारा से सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है। अब ये करेक्ट है या नहीं ये नहीं पता। शायद ऐसा हो सकता है कि पुरानी जितनी भी सभ्यताएं थीं वो हिस्ट्री में आ रहे चेंजेस को इस तरह की स्टोरीज़ के थ्रू बताते थे, जिसमें वो ये बताना चाहते थे कि पहले के इस्टेब्लिश सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हुए, फिर एक नया सिस्टम शुरू हुआ। तो पहले के इस्टेब्लिश सिस्टम को पूरी तरह से वैनिश करने के लिए को बाढ़ या इस तरह की किसी नेचुरल कैलेमिटी को चित्रित करते थे और फिर नए सिस्टम को इस्टेब्लिश करते थे। क्योंकि नोआ जब नीचे आएगा तो नए सिरे से एक नई ज़िंदगी शुरू होगी, वो लाइफ फॉर्म पुरानी लाइफ फॉर्म से टोटल अलग होगा। तो सोसाइटी में आ रहे चेंजेस को, हिस्टोरिकल चेंजेस को बताने का शायद ये एक प्रयास होगा। लेकिन इस दौरान बहुत बड़े पैमाने पर जो ओल्ड टेस्टामेंट के फॉलोअर्स थे उन्होंने इस मेसोपोटामिया रीजन में आकर के बड़ी ज़बरदस्त खुदाइयाँ कराईं और हर एक्सकावेटरी मटेरियल को कहीं ना कहीं फिट करना चाहा बाइबल में दी गई बातों के ऊपर कि हाँ बाइबल में दी गई ये बात ये थी और देखो यहाँ से ये मिला। बहुत सी बातें जो हैं वो सच नहीं मानी। 1960 आते आते तक ये पता लग गया कि बाइबल में दी हुई अधिकतर बातें, जो ओल्ड टेस्टामेंट में दी गई अधिकतर बातें हैं, वो रियल बातें नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं सिंबॉलिक बातें हैं जो आपका इशारा किसी तरफ लेकर के जा रही हैं, आपको कुछ समझाना चाहती हैं। आप उसे इतना भी एब्सोल्युटली मत लीजिए, ऑब्जेक्टिवली मत लीजिए, सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है, आपको कुछ और बताना चाहते हैं कहानी के माध्यम से। तो ये बात क्लियर हो गई। 1960s तक आते आते इक्विपमेंट्स बहुत ही रॉबस्ट हो गए, टेक्निक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हो गई और जो एक्सकावेशन का प्रोसेस था वो बहुत ही टेक्निकल हो गया। तो आज की डेट में जो हम सिटी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ये 1960 के बाद वाली जो तकनीकों के बेसिस पर सारी कंक्लूजन्स ड्रॉ हुई हैं, हम उसके बेसिस पर स्टडी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी। होता क्या है, सिटी की जब चर्चा करती है तो व्हाट इज सिटी, सिटी क्या होती है? देखिए यहाँ पर बताया गया है सिटी वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं होगी।
एग्रीकल्चर के अलावा यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत बड़े पैमाने पर होगा। यहाँ पर राइटिंग का प्रोसीजर होगा, राइटिंग होगी, यानी कि अब धीरे धीरे लोगों के पास लैंग्वेज आनी शुरू हो चुकी होगी, तो राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का एक ज़रिया होगा, यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, यहाँ पर कुछ ना कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो सारी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करके चलती हैं। यहाँ पर फेयर सिस्टम होगा डिस्ट्रीब्यूशन का और प्रोक्योरमेंट का, चीज़ें प्रोक्योर की जाती हैं, स्टॉक की जाती हैं, फिर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कुल मिलाकर के जहाँ पर ये सारी एक्टिविटी होंगी एग्रीकल्चर के अलावा, शायद कहीं ना कहीं वहीं पर सिटी बनने का एक प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसको समझाता कैसे है ऑथर, वो कुछ इस तरह से समझाता है। वो ये कहता है कि मान लीजिए कि एक पर्सन है और वो पर्सन सील्स के ऊपर, यानी कि क्ले से बनी हुई, मिट्टी से बनी हुई एक चीज़ जो पहले गीली है लेकिन धूप में सूखने के बाद बड़ी ज़बरदस्त सील बन चुकी है, और अब उसमें आप किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं ला सकते हैं। लेकिन जब वो सील बन गई है उसके बाद उसमें अगर आप चेंजेस लाना चाहते हैं तो आपको छेनी हथौड़े से खुदाई करनी होगी, यानी कि इस प्रोसेस को कहा जाता है इंस्क्रिप्शन। आपको कुछ उसके अंदर इंस्क्राइब करना है। तो अगर आपको कुछ उसमें इंस्क्राइब करना है छोटी सी छोटी सील में, तो आपको बहुत ही सफिस्टिकेटेड टूल्स चाहिए, और वो सफिस्टिकेटेड टूल्स आपके बनेंगे मेटल के साथ, क्योंकि मेटल ही है जिसको कम से कम साइज़ में प्रिसीजन अचीव करने की कैपेबिलिटी मिली हुई है। और मेटल्स आप के उस पर्टिकुलर एरिया में आप तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप तो इंस्क्राइब करने का काम करते हैं, मेटल तो कोई और देगा आपको। तो पहली बात, आपको किसी न किसी से टूल चाहिए, तो वहाँ पर कोई ना कोई टूल मेकर होगा। डन। टूल मेकर जो है वो टूल बनाने का काम कैसे करेगा, वो स्टोन से शुरू करेगा और स्टोन से टूल को ढालने का प्रयास करेगा, उसे ठोकेगा, पीटेगा बहुत सारे तरह से। तो इसके लिए उसे स्टोन्स चाहिए। दूसरी बात, जो टूल वो बना रहा है उसके लिए उसे मेटल चाहिए, तो उसे स्टोन और मेटल कहीं और से आकर के मिलेगा। तीसरी बात, बहुत बड़े पैमाने पर ज्वेलर्स हैं जो ऑर्नामेंट मेकिंग करते हैं, और ज्वेलर जो हैं उन्हें भी टूल चाहिए, और ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए उन्हें जेम स्टोन्स और प्रीशियस स्टोन्स चाहिए, तो ये भी उन्हें कहीं ना कहीं से मिलेंगे। कुल मिलाकर के सारे प्रोसेस को अगर हम नोटिस करें तो इन्हें बहुत बड़े पैमाने पर कहीं और से स्टोन्स चाहिए, कहीं और से मेटल चाहिए, कहीं और से प्रीशियस जेम स्टोन्स और प्रीशियस स्टोन्स चाहिए। ये सारी चीज़ें इन तक पहुंचाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट का मीडियम भी होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होना चाहिए। इसको यहाँ पे रोक देते हैं। ये सभी लोग जो यहाँ पर लगे हुए हैं काम करने के लिए, ये सभी के सभी लोग खाना तो खाते होंगे, तो मतलब नियर बाय एरिया में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर सिस्टम चाहिए, और वो एग्रीकल्चर सिस्टम जो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को इन तक पहुंचाता है, और फाइनली वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सिटी में कहीं ना कहीं आकर के स्टोर होती है, और स्टोर होने के बाद वो फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो किसी चीज़ को ला करके स्टोर करना और उसे फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूट करना, इसके लिए कोई ना कोई कमांडिंग अथॉरिटी तो चाहिए, कोई रूल्स रेगुलेशंस, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन तो चाहिए, ये रैंडमली तो नहीं हो सकता है। तो अब होता कैसे है, ये जो रीजन था जिसकी हम बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया की, इस मेसोपोटामिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन था वो मोस्टली फेमस था टिम्बर के लिए। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में फॉरेस्ट हुआ करते थे, तो टिम्बर वहाँ से रिकवर होती थी। दूसरी बात, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में अनड्यूलेटिंग प्लेन्स थे, तो एग्रीकल्चर भी हुआ करता था, लेकिन उस उतने बड़े पैमाने पर नहीं। रेनफॉल भी इस रीजन में ठीक ठाक हुआ करता था। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर होता था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अनड्यूलेटिंग प्लेन्स में, वो रेनफॉल की प्रेजेंस की वजह से हो जाता था। इसके अलावा इसका नॉर्दर्न एरिया जहाँ पर स्टेपे ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, तो ग्रासलैंड्स पाने की वजह से यहाँ पर आपको बहुत बड़े पैमाने पर पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ नज़र आती हैं जो पशु चराने का काम किया करते थे और पशुपालन का काम करते थे। लेकिन इन दोनों रीजन्स के अलावा एक साउदर्न रीजन है मेसोपोटामिया का, जो डेजर्ट एरिया है जहाँ पर रिवर्स अपना सिल्ट ले जा करके जमा कर रही हैं, और उसकी वजह से वो रीजन इतना फर्टाइल है। दूसरी बात, जो यूफ्रेट नदी है वो डेजर्ट एरिया में एंटर होने के बाद चूँकि उसका ग्रेडियंट बहुत ही कम हो जाता है, यानी कि ढलान बड़ी कम हो जाती है, ऐसे में उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल नहीं है अगर अपने आप को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। तो यूफ्रेट नदी डेजर्ट एरिया में एंटर होने के बाद काफ़ी सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती है, और वो डिस्ट्रीब्यूटरीज नेचुरल कनाल सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं खेतों को पानी देने के लिए। तो कुल मिलाकर के नदियों के द्वारा सिल्ट जमा करना, नदियों के द्वारा कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ वाटर प्रोवाइड करना, और रिवर्स के द्वारा खुद को डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड करके कनाल सिस्टम डेवलप करना, जिसकी वजह से मेसोपोटामिया का साउदर्न रीजन जो था ये बहुत ज़बरदस्त एग्रीकल्चरल रीजन माना गया है। हालांकि यहाँ पर बरसात उस लेवल पर नहीं होती थी,
तो जो रीजंस मैंने बताए उस वजह से वो बहुत ज़बरदस्त एग्रीकल्चर रीजन बना, इतनी बरसात नहीं होने के बावजूद भी। तो एग्रीकल्चर जब बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो चुका है इस साउदर्न रीजन में, तो अल्टीमेटली अब एक्टिविटीज़ आगे कैसे बढ़ेंगी। नॉर्थ के इलाके देख लेते हैं। जो नॉर्थ के इलाके हैं वहाँ पे तुर्की आ जाता है, वहाँ पर सीरिया आ जाता है। और इनके ईस्ट का इलाका देख लेते हैं, वहाँ पे ईरान आ जाता है। ईरान, सीरिया और तुर्की, नेचुरल सी बात है ये दोनों इलाके हैं। अब जो नॉर्थ के इलाके हैं जैसे तुर्की की बात करें, सीरिया की बात करें, और जो ईस्ट का इलाका है जैसे ईरान की बात करें, इन पर्टिकुलर एरियाज़ में एग्रीकल्चर उतना अच्छा नहीं होता, ये आज भी गवाह है। तो एग्रीकल्चर इन रीजन में अच्छा नहीं होता, लेकिन मेसोपोटामिया में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। लेकिन एग्रीकल्चर जहाँ मेसोपोटामिया में इतना अच्छा होता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है, मेसोपोटामिया में मेटल्स नहीं थे, मेटल रिसोर्सेज उनके पास नहीं थे, यानी कि मिनरल रिसोर्सेज नहीं थे। ये मिनरल रिसोर्सेज बहुत ही अबंडेंटली अवेलेबल थे कहाँ, तुर्की, सीरिया और ईरान में, वहाँ पर मेटल अवेलेबल हैं। अब अल्टीमेटली उन लोगों को एग्रीकल्चर चाहिए किसी ना किसी वे में, तो बदले में वो उन चीज़ों को सेल करेंगे जो उनके पास अवेलेबल हैं। तो जब एक जगह पर जिस चीज़ की मेजॉरिटी प्रोडक्शन है, जब वो दूसरी जगह पर चली जाएगी जहाँ पर उसकी डेफिशिएंसी है, और दूसरी जगह से वो चीज़ आएगी जिसकी मेजॉरिटी प्रोडक्शन है, तो कुल मिलाकर के एक सिस्टम ऐसा एस्टेब्लिश होगा जिसे हम कहते हैं ट्रेडिंग रिलेशन। तो ट्रेडिंग रिलेशन एक सिटी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एग्रीकल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है तो वो सोसाइटी के अंदर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो आर्ट एंड क्राफ्ट करती है स्ट्रेंथन करने के लिए मजबूत है, कि वो उन्हें खाने के लिए अनाज दे सकता है और वो अपने वर्क को स्पेशलाइज कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में। तो वो अपने आप को, अपने काम को स्पेशलाइज कर रहे हैं, जिनके लिए उन्हें बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स चाहिए जो उन्हें कोई अदर पर्सन प्रोवाइड करेगा, जो कोई अदर पर्सन प्रोवाइड करेगा। तो ये सारे रीजंस एस्टेब्लिश करते हैं आपके दूर दराज के लोगों के साथ ट्रेड को। तो ट्रेड बहुत बड़े पैमाने पर स्ट्रांग होता है। दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ द सिटी लाइफ। दिस इज ट्रेड इज प्रोमिनेंट एस्पेक्ट। सेकंड, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ वर्क इज अ प्रोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ सिटी लाइफ। डिवीजन ऑफ वर्क होता है, ये दो एस्पेक्ट अभी तक स्टेब्लिश हो गए हैं। तीसरा एस्पेक्ट, आपने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेड करने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है। और ट्रांसपोर्टेशन की एक खासियत देखिए कि अगर आप रॉ मटेरियल जहाँ से लेकर के आ रहे हैं, वो रॉ मटेरियल लाने के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है, प्लस आपको पशुओं को बहुत ज़्यादा चारा खिलाना पड़ जाता है, तो अल्टीमेटली उस रॉ मटेरियल की वो कीमत नहीं रह जाएगी, यानी कि जो उसकी बुक्कत है उससे ज़्यादा तो वो लगवा चुका है। तो फिर ये सिटी कभी भी डेवलप नहीं होगी, ट्रेड वायबल नहीं होगा। तो देखिए, पहली दो कंडीशन होने के बावजूद भी कई सारे ऐसे इलाके जहाँ पे सिटीज़ नहीं बनी, क्योंकि वहाँ पे तीसरी कंडीशन नहीं थी। वो क्या थी? तो फिर ये क्या करेंगे, इनको चाहिए अब वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसमें पशु को कुछ खिलाना ही ना पड़े किसी भी लेवल पर। तो अल्टीमेटली वो क्या हो सकते हैं, रिवर चैनल। आप ग्रेविटी चैनल का इस्तेमाल कीजिए और धीरे धीरे अपने आप सामान जहाँ पर पहुँचना है वहाँ तक पहुँच जाएगा। और नीचे से ऊपर तक पहुँचने के लिए इंसान चप्पू चला करके ले जाएगा। कुल मिलाकर के रिवर और वाटर चैनल्स ने बहुत बड़े पैमाने पर एक नेटवर्क प्रोवाइड किया। और आप देख सकते हैं इन्हीं रिवर्स के किनारे सबसे बड़े शहर दुनिया के बने हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर हुआ करते थे। ट्रेडिंग सेंटर के पॉइंट पर ही ये डेवलप हो गए, ठीक है। और आपने अगर ध्यान से पढ़ा भी हो तो हल्दिया पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ट्रेडिंग इंटरपोर्ट हुआ करता था, जिसकी वजह से हल्दिया इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप हुआ है। ट्रेडिंग सेंटर ही था एक तरह का, ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्या लिया जाता था, जूट ले जाया जाता था इधर से उधर। हाँ, तो कुल मिलाकर के ये जो पर्टिकुलर रीजन है ट्रेडिंग के लिए जाना जाते हैं, क्योंकि रिवर वाटर अवेलेबल है और उसके तहत आप बिना कोई खर्चा किए रिवर वाटर के थ्रू, ग्रेविटी चैनल के थ्रू सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तीन चीज़ें हो गई। चौथा, इन जगहों से सारी जगहों से सामान आ रहा है। अब वो सामान कहाँ से आ रहा है, पानी वाली नाव के थ्रू। तो सामान सिटी में कहीं एक पॉइंट पर तो एंटर होता होगा, हर किसी के घर के बाहर तो नाव जाके रुकती नहीं होगी। डन है जी। एक राज्य है, मान लीजिए ये हमारा घर जो है, हमारा जो क्लासरूम है, ये एक स्टेट है, और इस स्टेट का यही एक मेन एंट्री पॉइंट है, ये जो इसका दरवाज़ा है। तो सामान तो यहीं से एंटर आएगा। अब अल्टीमेटली सामान इसके बाहर आकर के रुकेगा और सबको जिसको अपना अपना उठाना है वो उठा लेगा। तो एक कॉमन पर्टिकुलर लोकेशन पर आकर के सामान उतर रहा है, फिर वहाँ से वो सामान नगर के भीतर जा रहा है, सिटी के अंदर जा रहा है, फिर वहाँ से जिसने जो जो ऑर्डर किया था वो सामान उसको मिल रहा है। अल्टीमेटली उसी नाव में जो उन लोगों ने रिक्वायरमेंट की थी, जिन्होंने सामान भेजा है, उनका सामान लोड हो रहा है। तो लोड होने के लिए पहले वहाँ पर सामान इकट्ठा करना ज़रूरी है।
तो अलग अलग बिजनेसमैन, अलग अलग आर्ट एंड क्राफ्ट, अलग अलग मैन्युफैक्चरर से वो सामान वहाँ पर आया होगा, अलग अलग किसान से वो सामान वहाँ पर आया होगा, उसे स्टॉक किया होगा, स्टोर किया होगा, और फिर उसे नाव पर चढ़ा करके आगे भेजा गया होगा। ये सारी चीज़ों को अगर देखें, एग्रीकल्चरल रीजन आसपास का, आपके गांव, आसपास के गांव के किसान जो है वो भोजन भेज रहे हैं, और भोजन आपके देश, आपके राज्य में लोगों में बांटा जा रहा है, उनको डिवाइड किया जा रहा है। इसके लिए फूड ग्रेन को कहीं ना कहीं स्टॉक किया जाता होगा, और जो जितना जिसने जितनी रिक्वायरमेंट रखी होगी उसको उस हिसाब से एलोकेट किया जाता होगा। इस सारे प्रोसेस को हम अज्यूम ही नहीं कर सकते कभी लाइफ में, इमेजिन ही नहीं कर सकते अगर यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन बने जो इसको मेंटेन नहीं करती, देख रेख नहीं करती है, सामान कहाँ उतरेगा, कहाँ संभालना है, किसने किसने कैसे कैसे ऑर्डर किया था, किसको देना है, किस तरह से एग्रीकल्चर इकट्ठा करके उन देशों को भेजना है जिन देशों ने मांगा है, किस तरह से किस किस आर्ट एंड क्राफ्ट पर्सनल ने क्या क्या मंगाया, उस तक कैसे पहुँचेगा। ये सारे काम करने के लिए ऐसा ऐसा ऑब्जर्व होता है कि कोई ना कोई एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन तो थी, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम भी था। तो इस ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम को भी हम सिटी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट मानते हैं। दूसरी बात, सामान किसने कितना मंगाया है, किसने सामान कितना मंगाया है, कहाँ से सामान आया है। रास्ते में उस नाव ने कई जगहों पर सामान उतारा होगा। इस बंदे ने जो ऑर्डर प्लेस किया है और सामने से जो ऑर्डर आया है, क्या वो ऑर्डर प्लेस करने वाले की डिमांड और ऑर्डर भेजने वाले के बीच के कमिटमेंट के बीच में खरा उतर रहा है। पहली बात, कितना अनाज गांव से आया है जिसे स्टॉक किया गया है, कितने दिन का अनाज है, कितने लोगों को दिया जा सकता है, और इससे कितना समय पार होगा। कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें ही आप कर ही नहीं सकते अगर आप इसके रिकॉर्ड मेंटेन ना करें। और जो रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे उसके लिए आपको राइटिंग डेवलप करनी पड़ेगी, और राइटिंग डेवलप करने के लिए फिर आपको लैंग्वेज विकास करना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज होगी तो उसी लैंग्वेज को राइटिंग के फॉर्म में आप लिखेंगे। तो अब कंसेप्ट क्या पैदा होता है, देखिए शुरू से देखते हैं आप, जैसे जैसे चेंजेस आते हैं, चेंजेस क्या होते हैं। शुरुआत के दौर में अगर हम देखें तो पहले जेस्चर्स की लैंग्वेज चला करती थी, इशारों से बातचीत हुआ करती थी, और इशारे सबसे पहले समझे गए हैं। तो आज भी कहते हैं ना कि ज़बान की क्या ज़रूरत है, इशारे समझो। तो आज भी इंसान इशारे समझाना चाहता है। तो इशारों की भाषा बहुत ख़तरनाक होती है, और आज भी ह्यूमन इशारे जल्दी समझता है एज़ कम्पेयर टू शब्द। चाहे उसे समझ ना आए कि क्या इशारा था, लेकिन चुप हो जाता है कि कोई तो इशारा है, इशारा हो गया है, शांत हो जाओ। जैसे ही बच्चा किसी घर जाके बिस्कुट उठाने लगता था, मम्मी डैडी बस ऐसे ही करते थे, कुछ भी नहीं किया मैंने, देखिए बच्चे का बिस्किट वहीं आधा टपक के चाय के कप में गिर जाता था, और आधा बचा हुआ बच्चा खा जाता था, सोचता था अब ये चाय भी पीऊँ कि ना, बिस्कुट अंदर लबालब हो गया है। तो कुल मिलाकर के ऐसी भी ज़िंदगी रही है इशारों की। तो इशारों की भाषा। इसके बाद अभी लैंग्वेज कोई डेवलप नहीं हुई है, लेकिन वर्बली बात करने, इशारों से अब वर्बल बात पे आ गए। ठीक है, वर्बल बात करते हैं, कौन सी बात हम करते हैं, हमिंग करते हैं, गुनगुनाते हैं, अजीब अजीब से साउंड निकालते हैं, और उन साउंड्स के बेसिस पे बात होती है। तो आज भी ऐसे करते हैं ना, जब भी आपने किसी को कुछ करने से रोकना हो लेकिन आप उसे बोल नहीं सकते, ऐसे करते हैं ना, तो कुल मिला के वो बंदा समझ जाता है कि कोई इशारा है, ये क्या करना है। या फिर किसी को छेड़ना होता है तो उसके पास से ऐसे करते हैं ना, तो कुल मिला के ये चीज़ें आज भी एक कारण बनी हुई हैं आपसी बातचीत का। या फिर आप देख सकते हैं हम आपके हैं कौन में, ये बहुत बड़ा जरिया था बातचीत का। इसको हम वर्बल लैंग्वेज कहते हैं, पर ये स्पोकन लैंग्वेज नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप डेवलप होगा स्पोकन लैंग्वेज का। तो अब आप स्पोकन लैंग्वेज की बात करेंगे। स्पोकन लैंग्वेज कैसे डेवलप होगी, जब आपके पास शब्द आ जाएंगे। जब तक शब्द नहीं होंगे आप स्पोकन लैंग्वेज कैसे डेवलप करेंगे। तो अब धीरे 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 शब्दों का निर्माण हो रहा है, स्पोकन लैंग्वेज एग्जिस्टेंस में आ रही है। तो ये शब्दों का निर्माण कैसे होता है, तो जो चीज़ भी आप देखते हैं उसको देख करके वो जैसी हरकतें करता है वैसे ही शब्द निर्माण आ जाते हैं। जैसे कुत्ता है, कू 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 करता फिरता है, तो आप उसे कुकुर कू 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 कुकुर कह देते हैं। तो आप उसे देख के भी ऐसे करते हो, कू 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 कुकुर कुकुर कुकुर। तो कुल मिलाकर के यहीं से ये शब्द बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे चिड़िया ची 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 करती था, उसे देख के कहते ची 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 ची, तो यहाँ से ये शब्द का जन्म हो जाता है। जैसे शेर जैसे दहाड़ मारता है, तो आप उसको देख के वैसे शब्द। तो कुल मिलाकर के अब एक वर्बल लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज का निर्माण होगा। धीरे 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 आप ग्रो करेंगे, लगभग 3200 BC के अराउंड, बिफोर कॉमन एरा, और एग्जैक्टली 3000 BC के अराउंड ये जो स्पोकन लैंग्वेज हैं
आप इनके सिंबल्स डेवलप कर देंगे। जिस तरह से स्पोकन लैंग्वेज बोल रहे हैं ना, कू, तो आपने कू, जैसे बैल है, बैल का बै, जैसे कूल का कू, तो कूल का कू, यहाँ से अब साउंड्स डेवलप हो गए, फोनेटिक्स। और धीरे धीरे आप उन्हें सिंबॉलिक फॉर्म में डिपिक्ट करना शुरू करेंगे, और धीरे धीरे इसी को हम कहते हैं कैलीग्राफी की शुरुआत हो जाएगी, शब्द निर्माण शुरू हो जाएंगे। और पहली स्क्रिप्ट्स लिखी जाएंगी जो कुछ इस तरह से हैं, जिनमें जानवर बनाए हुए हैं, एक के बाद एक के बाद एक जानवर हैं, और रिपीटेडली वो जानवर बन रहे हैं अलग अलग अलग, और वो लोग उसे इंटरप्रेट भी कर देते थे। तो इस तरह से अब स्क्रिप्ट्स का निर्माण होगा। तो कुछ खास तौर की स्क्रिप्ट फॉलो होती है इन शहरों में, और इन शहरों में इस्तेमाल होने वाली स्क्रिप्ट को क्या कहते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। अगर पूरा अंग्रेजी नाम देखें तो कुने फॉर्म, कुने फॉर्म, फॉर्म, कुने फॉर्म का मीनिंग क्या है, कुने फॉर्म, CUNEIFORM। तो ये दो वर्ड से हैं। कुने, कुने वर्ड ये लैटिन ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है। कुने का मतलब वेज, और फॉर्म का माने फर्मा, फर्मा माने शेप। आप कहते हैं ना, POP बनाने वाले अक्सर कहते हैं ना, फर्मे च पाया हुआ, फर्मा नहीं टेक रहा, फर्मा नहीं बन रहा। सीमेंट के कोई पिलर बना रहा होता है, कहता है ना मसाला फर्मे च भरया, फर्मा बनने वाले। तो फर्मा बने शेप, कुने बने वेज, वेज शेप्स। ये वेज शेप्स कैसे होंगी, ये बिल्कुल वैसे ही हैं। ये वेज शेप बड़ी मज़ेदार शेप है कि बस सिंपली आप आटा गूंदिए, आटे को एक रेक्टेंगल ब्लॉक में बदलिए, ये टैबलेट बन गया आपका। आटा गूंदा, आटे को रेक्टेंगल ब्लॉक में बदला, ये टैबलेट बन गया। और इसमें आपके जो लड़कियों के बढ़े हुए नाखून, उसे ऐसे चुभाएं अंदर आटे के अंदर, ये वेज शेप्स हैं, है ना, वेज शेप्स। इन आटों को चुभाएं और धीरे धीरे आटा सूख जाएगा, तो ये सख्त हो जाएंगे, कड़े हो जाएंगे, और शब्दावली का निर्माण हो जाएगा। इसे कुनेफॉर्म कहते हैं। कुनेफॉर्म सुमेरियंस की बहुत बड़ी देन है पूरी दुनिया को। कुनेफॉर्म की भाषा में रिकॉर्ड्स और डाटा सारा स्टोर किया जाता था। इसकी खासियत समझिए, आप दंग रह जाएंगे कि इतनी ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेशन थी जो आज भी नहीं हो सकती है। कैसे, आज आप जो चीज़ें लिखते हैं उन्हें डिलीट करके टेम्पर किया जा सकता है ना, उन्हें मिटा करके दोबारा लिखा जा सकता है, मार्कर चलाया जा सकता है। खास तौर पर क्ले ली जाती थी और उस क्ले को एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक में बदल देते थे। उसकी साइड्स जो हैं वो स्लाइटली डाउन कर देते थे, इस तरह से जैसे सैमसंग S6 एज मोबाइल है, लगभग एज प्लस या एज मोबाइल है, उस तरह से उसका सरफेस इतना प्लेन कर देते थे, तो हल्का वेट रखते थे। और उसमें लंबी लाइन, वर्टिकल लाइन, फिर लंबी लाइन, फिर 2 डॉट्स, 2 बार नाखून, फिर 3 नाखून ऊपर, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 लंबी लाइन। इस तरह से शब्दों का निर्माण होता था। और कुल मिलाकर के जब ये सूख जाता था तो ये पत्थर बन जाता था। मतलब रिकॉर्ड एक बार एंटर हो गया है, इसे कोई बदल नहीं सकता। कमिटमेंट हो गया तो हो गया, डाटा हो गया तो हो गया। तो ऑफिसर कभी राजा को मूर्ख नहीं बना सकता। रिकॉर्ड स्टोर होने के बाद टेम्परिंग का कोई स्कोप नहीं है, एक नई प्लेट ही बनानी पड़ेगी या उसको तोड़ना पड़ेगा छैनी हथौड़े से। तो दिस इज़ द रॉबस्ट सिस्टम जिसकी पायरेसी नहीं हो सकती थी, जिसकी कॉपी नहीं हो सकती थी। डाटा इतना ओरिजिनल फॉर्म में स्टोर होता था कि राजा को कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई रूल करने में, और ऑफिसर कभी चालाकी मार ही नहीं सकता था उसके साथ कि ये कैसे हुआ। लेकिन इसको करना स्किल्ड लोगों का काम था। ऑफिसर्स ये स्किल्ड लोगों से कराते थे, खास तौर के क्राफ्टमैन ही थे जो इस तरह के टैबलेट्स बनाया करते थे। और इन टैबलेट्स पे लिखना भी, ये भी एक कारीगरी का काम होता था। तो ये हाई लेवल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को दर्शाती है। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज़ अ एस्पेक्ट ऑफ सिटी लाइफ। ये हाई लेवल पे डाटा रिकॉर्ड को बताती हैं। और फिर ये डाटा रिकॉर्ड तक ही सीमित नहीं रहा। जब एक बार ये सिस्टम डेवलप हो गया तो इसको कहाँ पर रखा गया, जितनी भी लैंड डील्स होती हैं, राजा के द्वारा लैंड पट्टे पे दिया जाता है या एक बड़े किसान के द्वारा छोटे लोगों को लैंड पट्टे पे दिया जाता है, सारे के सारे लैंड रिकॉर्ड्स लीगल कर दिए गए और लीगल सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया। और लीगली अब ये लैंड रिकॉर्ड चलते हैं। मतलब किसान को अगर उसका मालिक जमींदार हटाने आएगा, वो ये वाला टेबलेट लेके राजा के पास पहुंच जाता था, ये देखिए मालिक 1 साल का समय दिया और अब मुझे परेशान कर रहा है। और फिर जस्टिस डिपार्टमेंट बैठेगा और न्याय करेगा। लेकिन अगर ये टैबलेट ना होता, किसान की बात सुनी जाती, किसान की बात पर कोई ट्रस्ट करता? किसान, जमींदार कहता है ये झूठ बोल रहा है, राजा कैसे सच पता लगाता? सोच के देखो। तो जस्टिस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सिटी लाइफ।